अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से है। तो दोस्तों, जिससे आप सबको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपना जो प्रोजेक्ट अज़म जो फाइटर जेट है उसको स्टार्ट किया गया था 2017 के अंदर, और उसके जो डिज़ाइन के 3 फेज़ थे उनमें से पहला फेज़ जो था वो कम्प्लीट हो चुका है। और अभी जो न्यूज़ सुनने में आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक और डिटेल के बारे में बताया गया कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स का 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा उसके अंदर लेज़र जो वेपन होंगे उससे अपने आप को बचाने के लिए भी जो सेफ्टी मेजर्स होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट जो बना रही है उसको 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं बल्कि 5th प्लस जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जाएगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा वो 2030 के बाद ही पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल होना शुरू होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 2035 तक पाकिस्तान एयरफोर्स का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा वो तैयार होगा, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब तक कोई भी जहाज़ जो खुद से नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान ने अपना JF-17 थंडर भी और सुपर मशाक त्यारे भी ये कोलैबोरेशन के साथ ही बनाए हैं। और इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर भी कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़े, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए मोस्ट एडवांस और वेल फंडेड जो एरोस्पेस इंडस्ट्री होती है उसकी ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान जो एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है ये अभी इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो हर चीज़ को डोमेस्टिकली अपने मुल्क के अंदर खुद मैन्युफैक्चर कर सकें। कुछ पार्ट्स की डिलीवरी हो सकती है कि हम दूसरे ममालिक से करें, मगर ज़्यादातर जो पार्ट्स होंगे उसको अपने मुल्क के अंदर खुद ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। साथ साथ जो 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो टाइम फ्रेम और डेडलाइन रखी गई है उसी के अंदर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स जो है उसको बनाएगी। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो लीडरशिप है उन्होंने की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान जो है चाइना और टर्की के साथ विलिंग है काम करने में और इनके साथ कोलैबोरेशन भी करेगा ताकि अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को बना सके। हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है उसको काफ़ी लिमिटेड रखती है उस ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सके, जिससे चाइना और टर्की का देखे कि उन्होंने काफ़ी शॉर्ट स्पैन के अंदर अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है, मगर हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती। और यही बात है कि हमारे जो जनरल गोल्स हैं जो जिसमें प्रोजेक्ट अज़म को हमने बनाना है, पाकिस्तान की एरोस्पेस जो इंडस्ट्री है उसको बिल्ड करना है, तो उसके अंदर हमें अब चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ंड करें, उसको अपने मुल्क में खुद मैन्युफैक्चर करें। पाकिस्तान की तरफ से अपनी जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं उनको सबको कहा गया कि वो सब मिलकर कोलैबोरेट करें पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के साथ, ताकि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट अज़म में जो 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार होना है उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले सब सिस्टम है उनको इन यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर अपने मुल्क के अंदर खुद मैन्युफैक्चर करें और बाद में इनके टेस्ट ट्रायल्स भी लिए जाएँ। साथ साथ ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो तकरीबन तक 17 साल तक का जो टाइम फ्रेम है वो लेगा, जिसके अंदर वो कम्प्लीटली तैयार होगा और उसकी प्रोडक्शन लाइन भी स्टार्ट होगी, क्योंकि पाकिस्तान को अभी कंप्लीट एक सेटअप की ज़रूरत है और एक ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है जो कि इस फाइटर जेट को डेवलप करे, इसको डिज़ाइन करे। इसलिए कामरा एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के अंदर एविएशन सिटी का क़याम किया गया, जहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं उनको रखा गया ताकि वो इस फाइटर जेट को डिज़ाइन करें और इसको बाद में एक रियल शक्ल के अंदर लाएँ। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों, चाइना की तरफ से भी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि चाइना अपने जो डिस्ट्रॉयर्स की तादाद है उनको डबल करने लगा है और बताया जा रहा है कि चाइना के पास इस वक्त 20 के करीब जो मॉडर्न एजिस टाइप जो डिस्ट्रॉयर हैं वो मौजूद हैं और 11 जो हैं वो ओल्डर डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ हैं। मगर अब चाइना की तरफ से अपने जो डिस्ट्रॉयर हैं इनकी तादाद को डबल किया जा रहा है और 20 के करीब न्यू जो एजिस टाइप डिस्ट्रॉयर हैं उनको इंडक्ट करने की बात की जा रही है। इस चाइना के पास तकरीबन तक 6 के करीब जो टाइप 52C जो डिस्ट्रॉयर हैं वो और टाइप 52D जो डिस्ट्रॉयर हैं वो मौजूद हैं और एक टाइप 055 डिस्ट्रॉयर मौजूद है। और अब चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी ज़्यादा बना रहा है, तो उनके लिए भी डिस्ट्रॉयर की चाइना को ज़्यादा ज़रूरत है। और अब यही बात की जा रही है कि चाइना अगर अपने डिस्ट्रॉयर्स की तादाद को बढ़ा लेता है तो वो यकीनन जो US की नेवी होगी उसको सरपास कर देगा। चाइना के पास इस वक्त तकरीबन 350 के करीब शिप्स मौजूद हैं और यूनाइटेड स्टेट नेवी के पास तक 297 के करीब मौजूद हैं और चाइना ऑलरेडी US नेवी को सरपास कर चुका है। और चाइना इस वक्त अपने 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की कंस्ट्रक्शन को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुका है और इसको 2025 तक अपनी नेवी के अंदर शामिल भी करने लग जाएगा और US नेवी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मैच करना शुरू हो गया है और ये चाइना जो अपनी नेवल मॉडर्नाइजेशन है उसके अंदर ही सब कर रहा है। और बताया जा रहा है कि 2025 तक चाइना के पास तकरीबन तक 400 के करीब जो शिप्स होंगे और साथ साथ 3 से 4 जो एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे वो होंगे।
बताया जा रहा है कि चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसको टाइप 02 का नाम दिया गया है, उसके अंदर भी अमेरिकन जो फोर्ड क्लास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट होंगे, जो कि मॉडर्न जो जितने भी फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट होंगे उनको फुल पेलोड के साथ उड़ने में भी मदद करेंगे। और साथ साथ चाइना की तरफ से अभी लेटेस्ट जो अपना टाइप 055 डिस्ट्रॉयर बनाया गया है, ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कंसर्न बन गया है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रॉयर है ये तकरीबन तक 12,000 टन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो रखता है और सबसे ज़्यादा जो अपने साथ पेलोड है वो कैरी करता है, और उसके ऊपर तकरीबन 62 के करीब जो वर्टिकल लॉन्च सेल हैं वो लगाए गए हैं। और ये अपने साथ हर तरह का जो जो मिज़ाइल है वो फायर करने की सलाहियत रखता है, और यही बात है कि अमेरिका को कंसर्न भी यही है कि उनका जो जूम वॉल्ट जो उनका एक डिस्ट्रॉयर है वो भी अब इसकी कैपेबिलिटीज़ को मैच नहीं कर सकते, क्योंकि अपने साथ ज़्यादा पेलोड कैरी करने की वजह से ज़्यादा सुपीरियर भी है और ज़्यादा जो फायर सपोर्ट है वो भी अच्छी प्रोवाइड करता है। चाइना की तरफ से बस अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके लिए जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है उसको बनाने में, उसके इंजन को बनाने में सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है, और चाइना की तरफ से अभी यही सबसे बड़ा जो मेन इशू है कि वो अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए नए इंजन को नहीं बना सके जिनको अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सके। और चाइना की तरफ से अपने साउथ चाइना सी की हिफाजत करते हुए, और अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक चाइना की तरफ से भी लाइव फायरिंग भी की गई है साउथ चाइना सी के अंदर, ताकि यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं वहाँ पे उनको कड़ी टक्कर दी जा सके। दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडिया के जो मिग 29 फाइटर जेट हैं इनको अभी हिमालयन रीजन में डिप्लॉय कर दिए गए हैं, और इंडियन नेवी के जो मिग 29 है, जो मिग 29 के जो इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है उनको हिमालय रीजन के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है। इंडिया के पास इस वक्त तकरीबन 44 के करीब जो मिग 29 के मौजूद हैं, जिनमें से 12 के करीब जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, जिसके ऊपर परमानेंट 24 के करीब जो मिग 29 के जो थे वो मौजूद हैं, और बाकी के जो सुलूर एयरबेस है वहाँ पे 21 की तादाद में प्लेन्स रखे गए हैं। और यही बताया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से अपने मिग 29 के जो फाइटर जेट हैं उनको हिमालयन रीजन में अगर डिप्लॉय कर दिया जाता है तो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से क्या उड़ेंगे। अगर इंडिया यही काम कर रहा है तो इंडिया का मतलब है कि वो अब अपने जो INS विक्रमादित्य है उसके ऊपर से तेजस को उड़ाने की बात कर रहे हैं, वो अब यकीन अब तेजस ही उड़ रहा होगा उसके ऊपर से, क्योंकि इंडियन नेवी के पास ऑलरेडी जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाले जहाज़ हैं उनकी शॉर्टेज है, और इंडियन नेवी की तरफ से टेंडर को निकाला भी गया था जिसके अंदर वो न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी अपने जो फाइटर जेट थे वो मांग रहे थे, मगर उस टेंडर को अब कैंसिल कर दिया गया है। साथ साथ इंडियन नेवी ऑलरेडी मिग 29 जो के फाइटर जेट है इसकी परफॉर्मेंस से पहले ही नाखुश है, और अभी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एडिशनल मिग 29 के फाइटर जेट्स को ख़रीदने की बात भी कर रही है, ताकि अपनी जो थोड़ी बहुत ज़रूरतें उनको पूरा कर सके, क्योंकि चाइना की नेवी हर दूसरे दिन अरेबियन सी के अंदर आ रही है और इंडियन ओशन इंडिया को भी टक्कर दे रही है। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वो चाइनीज़ नेवी का किसी भी किस तरह मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज़ नेवी इतनी मॉडर्न और वेल इक्विप्ड हो चुकी है और बेहतरीन अपने पास सबमरीन रखती है, जिनका मुकाबला तकरीबन तक इंडियन जो क्रू मेंबर है इंडियन नेवी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। और यही बात है कि इंडिया अब दूसरे ममालिक की तरफ भीख मांगते हुए उनसे फिर रिक्वेस्ट करे, जिसने यूएस से भी इन लोगों ने तकरीबन P8 जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए फिर से भीख मांगे कि वो इनको और तादाद में दें। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इंडिया अगर कोई असला खरीदे तो उसकी इतनी तारीफ़ करता है, पाकिस्तान खरीदे तो वो दुनिया का सबसे घटिया तरीन सामान हो जाता है। हालांकि जब ये खुद ओल्ड फाइटर जेट खरीदते हैं, जब फ्रांस इनको गिफ्ट करते हैं तो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमें गिफ्ट हुआ है, और यही जब हम रखें तो हमारे पास वो आउटडेटेड चीज़ हो जाती है। तो ये इनकी नेग्लिजेंस समझ नहीं आती कि इनकी आर्मी के पास 20 दिन से ज़्यादा का असला मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ सकें, और ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को सेकंड्स के अंदर क्रश कर देंगे। समझ नहीं आती इनकी बेवकूफ़ी के ऊपर हंसूं या इनकी जाहिलियत के ऊपर इनको दाद पेश करूं। तो दोस्तों आज की चौथी और आखिरी अपडेट रशिया की तरफ से। तो दोस्तों रशिया की तरफ से अभी जो 20 जुलाई को एक रिसेंट न्यूज़ आई उसके मुताबिक रशिया ने अपने प्रोजेक्ट 885M के अंदर जो यासीन क्लास न्यूक्लियर पावर सबमरीन थी इनको अपग्रेड किया है, और इनके अंदर अब हाइपरसोनिक जो न्यूक्लियर वेपन है उनको डिप्लॉय कर दिया गया है, और इनकी किंग लाइन सेरेमनी को भी इनकाद किया गया था रशिया के अंदर। रशिया की जो शिपयार्ड है सेवमर्श उसके जो CEO है उनकी तरफ से बताया गया है कि अभी हमने जो 2 सबमरीन है इनको अपग्रेड किया है, और इनके अंदर जो रशिया के लेटेस्ट जो हाइपरसोनिक वेपन है उनको इंटीग्रेट किया है, और ये रशियन फ्लीट की अब तक की सबसे पावरफुल सबमरीन होने वाली है। रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो भी इस सेरेमनी के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने भी रशियन नेवी के जो हेलीकॉप्टर हैं उसके ज़रिए जो ये सबमरीन थे इनका मुआयना किया था, और बताया गया कि ये जो 2 यासीन M जो सबमरीन है ये मल्टीपर्पज़ न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जिनको रशियन नेवी के अंदर अब इंडक्ट कर लिया गया है।
साथ साथ ये भी कहा गया कि ये जो सबमरीन होंगी रशियन नेवी की जो स्ट्रेंथ होंगी उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी, क्योंकि रशियन नेवी में हाइपरसोनिक जो वेपन है उसका शामिल होना यकीनन जो रशियन जो नेवी है उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बेहतर करेंगी। दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।